जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी मेंस 2019 की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में रहते हुए काफ़ी अच्छे से एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना। अब मैंने यही क्यों टॉपिक लिया है, तो उसके पीछे कुछ कारण है, जिनमें से एक है कि एमपीपीएससी मेंस 2018 में जो जीएस पेपर सेकंड है उसमें 100 शब्दों में यानी कि 100 वर्ड्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा कारण ये है कि जो एमपीपीएससी मेंस 2019 और एमपीपीएससी मेंस 2020 की सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग जानते हैं कि ये सिलेबस बदल चुका है, लेकिन काफ़ी कुछ विषय हैं जो दोनों में अभी भी कॉमन है। उनमें से एक यही विषय है। अगर आप एमपीपीएससी मेंस 2019 के सिलेबस में जाके देखेंगे तो जीएस पेपर सेकंड में इस टॉपिक को प्रस्तावना के नाम से प्रदर्शित किया गया है। वहीं एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो सिलेबस है, जिसे काफ़ी अच्छे रोचक तरीके से इकाइयों में यानी कि यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जीएस पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट यानी कि पहली इकाई में ही इसे वैचारिक तत्वों में उद्देशिका के नाम से पूछा गया है। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप समझें कि इस तरह का क्वेश्चन जब ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है और आगे भी सिलेबस में इस टॉपिक को देखा जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस 2020 में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 2019 के मेंस वालों के लिए और 2020 के मेंस वालों दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और कारण है, चूंकि इस क्वेश्चन को अगर आप ढूंढेंगे तो जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। चूंकि वहाँ पर भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संविधानों की प्रस्तावना उनकी तुलना की बात कही गई है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एनसीईआरटी से बेस किए जाते हैं। तो जिस भी सोर्स का आप उपयोग कर रहे हो उसके साथ में अगर आप एनसीईआरटी को ही बेस करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपकी तैयारी के लिए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना, ताकि जो एमपीपीएससी मेंस 2019 और एमपीपीएससी मेंस 2020 की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी को इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिले। तो ये तो रहे कारण। अब आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिएगा कि हमारा टॉपिक जो है वो प्रस्तावना की तुलना का है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय में हम तुलना कब कर सकते हैं? जब उस व्यक्ति, वस्तु या विषय को हम बहुत अच्छे से जानते हो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी प्रस्तावना के बारे में कोई समझ नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से अपने संविधान की प्रस्तावना और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को जानते हैं? तो काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कि हम किस तरीके से इन प्रस्तावनाओं को पढ़ें, ताकि इससे यदि और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वह हमें आसानी से बन जाए। इसी टॉपिक को हम कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप तुलना करना चाहते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना की तुलना कीजिए, या इन फ्यूचर यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए, तो इन सब के बारे में अगर आप एक बेसिक लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जो हमारी खुद की संविधान की प्रस्तावना है उसको, और जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में जो अभी देश दिए गए हैं, कम से कम उन देशों की जो प्रस्तावना है उसको तैयार कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर करने के लिए पहले से तैयार हो। आपको अचानक से वहाँ बैठ के ड्राफ्टिंग ना करनी पड़े, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ही मिनटों में आपको अपने मन में आंसर ड्राफ्ट भी करना होता है और उसे लिखना भी होता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की विशेषता क्या है, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की विशेषता क्या है। और जब दोनों की विशेषताओं को समझ लेंगे, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तब हम इनके बीच में तुलना यानी कि कंपैरिजन करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, जो कि आप प्रस्तावना लिखे हुए देख रहे हैं, इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना की भूमिका क्या थी। क्या अचानक से प्रस्तावना बना दी गई? और प्रस्तावना को एमपीपीएससी मेंस में एमपीपीएससी मेंस 2019 के सिलेबस में प्रस्तावना लिखा हुआ है, लेकिन एमपीपीएससी मेंस 2020 में
उद्देशिका के नाम से कहा गया है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्यों इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपकी पूरी समझ विकसित होगी इस टॉपिक को लेकर। यदि आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो आधी ही चीज़ें पता चल पाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इस कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में संविधान सभा का बनना तय हो गया था, जिसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमें मिले थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही संवैधानिक सलाहकार थे BN राव और भी कई सारे व्यक्ति थे जो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस संविधान सभा के बाद जो 13 दिसंबर की बैठक होती है, इस बैठक के बाद जो 13 दिसंबर 1946 की बैठक होती है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है जो संविधान को एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, यही आगे चल के प्रस्तावना के रूप में जाना गया। इसी वजह से प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। अब 13 दिसंबर में जो ये प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था या संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 में एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। ये तो एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। लेकिन जो संविधान सभा थी, अभी भी ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो उद्देश्य थे उनका सामना कर रही थी। इन्हें भारत के हर एक व्यक्ति, जो अंतिम छोर पे भी खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ध्यान में रखते हुए इस संविधान को तैयार करना था। ये जो चुनौतियां थीं ये इतनी आसान नहीं थी। काफ़ी प्रेशर था कि हर एक व्यक्ति को वह ज़रूरत की चीज़ मिल सके, उसके अधिकार मिल सकें, उसे प्रतिष्ठा मिल सके। इन सारी चीज़ों की बातें इस संविधान में होनी चाहिए थी, जो संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी कई सारी चुनौतियां थी, उनको हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो संविधान सभा के लिए जो चुनौतियां थी उनको हम यहाँ देखेंगे। आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाएंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। देखिए, सबसे पहली चुनौती थी उनके लिए कि जो भारत था वह पहले निर्भर हुआ करता था अंग्रेज़ों के ऊपर। भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक शासन किया और इस शासन के दौरान भारत को लेकर कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय लेना होता था तो वो अंग्रेज़ लिया करते थे, यानी कि ब्रिटेन लिया करता था। तो ये जो निर्भरता थी किसी दूसरे देश पर, सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि इसे ख़त्म करना, मतलब भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में लेकर आना। तो एक सॉवरन स्टेट का दर्जा मिलना भारत को, सबसे पहली चुनौती तो यही थी। जो दूसरी चुनौती थी, ये चुनौती थी कि सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है तो सबको क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था कि जो भी अंग्रेज़ों के काल में अन्याय हुए हैं लोगों के साथ, वो भारत के संविधान में ना हो और सभी को बराबर रूप से न्याय मिल सके।
दूसरी चुनौती ये थी। तीसरी, गुलामी में थे भारतीय। जब अंग्रेजों का शासन था तब यदि अब जो नई सरकार बन के आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबको स्वतंत्रता मिल सके, चाहे वो विचारों की हो, अभिव्यक्ति की हो या किसी और चीज़ की हो, तो उन्हें क्या मिल सके? स्वतंत्रता, यानी गुलामी से आज़ादी। इसके अलावा अभी तक भारत में राजतंत्र चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर लोकतंत्र लाने की बारी थी। राजतंत्र कैसे? क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा और रानी का शासन हुआ करता था, वंशानुगत शासन हुआ करता था, तो अब यहाँ पर लोकतंत्र लाने की कवायद जारी थी। इसके अलावा यहाँ पे जो भेदभाव की भावना भी अंग्रेजों के समय में उत्पन्न हुई थी, तो इस भावना को भी बदलकर सबको समानता प्रदान करना इस संविधान के उद्देश्यों में शामिल था। तो यदि हम देखें तो ये काफ़ी सारी चुनौतियां थी जो उस समय संविधान सभा को देखते हुए उसके हिसाब से एक अच्छा संविधान ड्राफ्ट करना था। तो इन चुनौतियों को जब एक कमियों के रूप में लेकर इन्हें हटाने की बात की गई होगी, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? हमें प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें से एक और चुनौती थी जो बहुत ज़रूरी थी, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि भारत कई बार इससे पहले भी विभाजन देख चुका था। ये विभाजन हो चुका था देखा जाए तो एक तो बंगाल विभाजन के रूप में। इसके अलावा संविधान बनने की जब शुरुआत ही हुई थी तभी उस समय पाकिस्तान भी अलग हो गया था, मतलब एक देश दो भागों में विभाजित हो गया था। तो बहुत ज़रूरी था कि विभाजन की जो समस्या है उसे दूर किया जाए और देश में एकता लाई जाए। तो इन चुनौतियों में अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो भारत को संप्रभु बनाना, यानी कि किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो भारत। दूसरा था कि अंग्रेजों के समय पे बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है भारतीयों के साथ, तो सबको न्याय मिल सके इस संविधान के द्वारा। भारत 200 वर्षों से अधिक समय तक गुलाम रहा है, तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। भारत में पहले ब्रिटेन या अंग्रेजों के शासन के समय राजतंत्र था, तो अब यहाँ पर लोकतंत्र आ सके। जो अंग्रेजों के समय पे भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ था, तो अब उन्हें समानता महसूस हो। इसके अलावा जो भारत में कई प्रकार के विभाजन देखे गए, अब देश में एकता स्थापित हो। ये सारी चुनौतियाँ थी संविधान सभा के सामने। तो इन चुनौतियों को ही आधार बनाकर एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया होगा, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जब स्थापित किया गया होगा, तो जितने भी ये मुद्दे होंगे ये सब प्रस्तावना में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं आपको प्रस्तावना में दिखाई देंगे। तो इस प्रस्तावना के एक एक शब्द को हम समझेंगे, एक एक शब्द को हम जानेंगे कि क्या है इस प्रस्तावना की विशेषता। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत में ही देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना या उद्देशिका में यह लाइन क्यों ली गई है वह समझिएगा कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो वह चाहती थी कि जब यह संविधान बनकर तैयार हो तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगे कि यह संविधान उसके द्वारा, उसके लिए, उसके भले के लिए तैयार किया गया है। तो इस वजह से प्रस्तावना में ही यह बात डाल दी गई कि हम भारत के लोग, मतलब कोई भी व्यक्ति जो संविधान सभा में शामिल है या संविधान बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है, तो वह यह सोचकर उसमें कोई भी सुझाव दे या कोई भी परिवर्तन करे कि वह भारत के व्यक्तियों की ओर से संविधान बना रहा है, ना कि खुद
बना रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति को शामिल करते हुए, भारत के हर एक व्यक्ति को शामिल करते हुए इस संविधान को बनाने के उद्देश्य को पूर्ण किया गया है। तो यह किस में बताया गया है? हम भारत के लोग में। तो ये एक सोर्स है कि संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। अब इसके बाद जो दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मायने है, क्या मतलब है, वो समझिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक टाइम पे आप कभी स्कूल में रहे होंगे, फिर उसके बाद कॉलेज में गए होंगे। जब स्कूल में, दोनों में ही मान के चलिए कि आप घर में नहीं थे, घर के बाहर थे, हॉस्टल में रहा करते थे। तो जब स्कूल के हॉस्टल में रहा करते होंगे तो एक भयानक सा इंसान होता होगा। ये जो भयानक सा इंसान है, ये इंसान आपको बताता होगा हॉस्टल में कि कब खाना है, कब सोना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टाइम पे खेलने जाना है, कब स्कूल जाना है। ये जो भयानक सा इंसान होता था, ये ही हमारे पूरे निर्णय लिया करता था। मतलब हम खुद के निर्णय स्वेच्छा से नहीं ले सकते थे। यदि हमें रात को जागना हो, या हमें सोना हो, या हमें खेलना हो, ये कोई निर्णय हम नहीं ले सकते थे हॉस्टल में। ये एक भयानक सा व्यक्ति लिया करता था। आज भी उसको सोच के शायद आपकी रूह कांप जाती हो। तो ये जो भयानक सा व्यक्ति है, ये आपकी स्वतंत्रता के आड़े आता था। कहना चाहिए कि यह बताता था कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता है। आप कभी भी वो सो के उठते थे, कभी भी कॉलेज जाते थे, कभी भी जो खाना होता था वो खाते थे, जो पहनना होता था वो पहनते थे, जो मित्र बनाने होते थे वो मित्र बनाते थे। कोई रोकने वाला आपको था नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा अच्छा समय था? वैसे तो स्कूल का समय ही, मतलब सारे ही समय अच्छे लगते हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, लेकिन आपको कॉलेज ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। आप अपनी डिसीज़न, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते थे। बस यही चीज़ समझिएगा कि जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो हम एक तरीके से स्कूल वाली ज़िंदगी जी रहे थे, और जब हम आज़ाद हुए तो कॉलेज वाली, हालांकि इतना भी बुरे तरीके से नहीं रहते हम, लेकिन कॉलेज वाली लाइफ, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर आदेश देने वाला नहीं था। संप्रभुत्व संपन्न होने का मतलब ही यही है कि एक सॉवरेन स्टेट का निर्माण करना। भारत जो अभी तक अंग्रेजों के कहने पर चल रहा था, ब्रिटेन के कहने पर चल रहा था, अब वह एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका था, या उसे संप्रभु राष्ट्र बनाने का उद्देश्य संविधान सभा के मन में था। यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। मतलब भारत अब किसी भी देश के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है। वह, चाहे वह उसकी बाह्य नीति हो, यानी कि एक्सटर्नल पॉलिसी हो, या कोई आंतरिक नीति हो, यानी कि इंटरनल पॉलिसी हो, चाहे किसी से मित्रता करना हो, चाहे किसी से संधि करनी हो, ये सारे के सारे निर्णय भारत के द्वारा लिए जा सकते हैं। यह मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। सो होपफुली समझ में आया होगा कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, कि जो भारत इतने समय से अंग्रेजों के अनुसार काम कर रहा था, अब वह नहीं करेगा और अपने निर्णय स्वयं ले सकेगा। इसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद, यहाँ पर देखेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद जो वर्ड मिलता है समाजवादी। पहली बात तो ये कि जब भारत का उद्देश्य, भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, तब उसमें यह शब्द नहीं था। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन
यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। सिर्फ यही शब्द नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इन शब्दों में जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की जो परिकल्पना की गई है वो कैसी है वो हम समझेंगे इसको लेकर। सबसे पहले तो अभी हम सिर्फ समाजवादी शब्द को समझ रहे हैं। यहाँ समाजवादी का क्या अर्थ है? चूंकि आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजवाद या पूंजीवाद क्या है उसे समझ लें। तो जो अमेरिका है वहां पर पूंजीवाद की परिकल्पना है या पूंजीवाद की व्यवस्था है। वहीं भारत में अर्थव्यवस्था में तो हम मिश्रित हैं, लेकिन जो सरकार है उसे संविधान की प्रस्तावना ही आदेश देती है कि वह समाजवाद को यहाँ पे बढ़ावा दे। अब ये समाजवाद है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि एक व्यक्ति बढ़ता है तो उससे जुड़ने वाले, उसके साथ काम करने वाले वो भी यहाँ पर बढ़ते हैं। ये एडम स्मिथ की कल्पना है या एडम स्मिथ ने इसको लेकर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने खुले हाथ की नीति भी दी हुई है पूंजीवाद को लेकर, जिसमें उन्होंने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बताया है। ये इकोनॉमी की बातें हैं, मैं उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन वहाँ पे समझिएगा कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, कैपिटलिज्म चलता है, पूंजीवाद चलता है। वहीं भारत में वैसे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर समाजवाद को भी एक समान रूप से बढ़ाया जाता है। अब ये समाजवाद क्या है वो समझिएगा। भारत में हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जातियां हैं। भारत में जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो गांधीवादी है, नेहरूवादी है। गांधी जी के अनुसार भारत के हर क्षेत्र में निवास करने वाले हर धर्म के, हर जाति के, तबके के लोगों को समान रूप से सभी मूलभूत सुविधाओं का वितरण किया जाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं उन सभी पे समान रूप से अधिकार है सभी लोगों का। इसी को बेस करते हुए हमारे यहाँ काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें से आप जानते होंगे पीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, चाहे वो गेहूँ, चाहे वो चावल हो, ये सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी की जाती हैं। ये हर एक व्यक्ति को, हर एक तबके के व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है कि हर एक व्यक्ति की वृद्धि, उसकी सामाजिक वृद्धि हो, आर्थिक वृद्धि हो, उसके बारे में ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट है किसका? समाजवाद का। मतलब यदि किसी देश में उसका हर एक नागरिक प्रगति करेगा तो वह देश प्रगति करेगा। यह मेन कॉन्सेप्ट है किसका? समाजवाद का। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है भारत। इसे जो जोड़ा गया था वो 1976 में जोड़ा गया था, जो कि आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 1976 में ही क्यों जोड़ा गया, जबकि संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, जिसे लोगों ने अपना लिया था 1949 में, तो ये जो डिफरेंस है 27 साल का, वह क्यों आया? काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद इन सारे शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया गया प्रस्तावना में। समाजवाद का तो इसी वजह से कि जो काफ़ी सारी घटनाओं में मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि 1962 का भारत चाइना युद्ध,
1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर भारत बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान युद्ध ही 1971 का। इन सारी चीज़ों में यदि हम देखें तो हम पूरी तरह से भारतीय समाज पर निर्भर थे। उस समय हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर निर्भर करते थे, और जो कृषि है वह भारत के अधिकतर लोगों के द्वारा की जाती है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आने वाली योजनाओं का, उत्पादित होने वाली वस्तुओं का सभी को वितरण किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आया है? समाजवाद में आया है। इसके बाद मैं दूसरे शब्द की अगर बात करूं जो कि है पंथ निरपेक्ष। ये जो पंथ निरपेक्ष है ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही आया है, जो कि 1976 में हुआ था। अब इस पंथ निरपेक्ष के मायने क्या है? क्या है ये पंथ निरपेक्ष? देखिए, आपने काफ़ी सारे देश देखे होंगे जिसके संविधान में उनके धर्मों को बताया गया है कि वो किस धर्म को मानते हैं। पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा का पूरा देश किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि किसी एक धर्म को मानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत धर्म विरोधी है या अधार्मिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि भारत में कोई धर्म नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, या भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान में किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है, बल्कि यह बोला गया है कि जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और वो जिस भी धर्म को मानते हैं, यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वह जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता को लेकर या धर्म को लेकर काफ़ी सारी बातें की गई हैं। वो मैं फिर किसी दिन किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि भारत ने किसी धर्म को अपनाने से, उसकी जो भी नियम है उनका पालन करने से किसी को नहीं रोका हुआ है। लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इस पूरे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यह शब्द बताता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष भी कब जोड़ा गया है? 1976 में। अब ऐसा उसी समय क्यों हुआ? 42वें संविधान संशोधन में क्यों हुआ? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता हो गई? तो इसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीजन तो नहीं है, लेकिन आप जब उन घटनाओं की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम अपना स्टैंड क्लियर कर दें। देखिए, 1947 के बाद से पाकिस्तान से हमारे काफ़ी सारे युद्ध हुए। अब जब पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुए और पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है, तो एक तरह से हम किसी धर्म विरोधी राज्य या राष्ट्र के रूप में ना उभरें। बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम अपने संविधान में, अपनी प्रस्तावना में यह बता दें कि हम सभी धर्मों को यहाँ पे बराबर मानते हैं। किसी भी एक धर्म को हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम एक शब्द जोड़ दें, और वो शब्द कौन सा था? पंथ निरपेक्ष, ताकि प्रस्तावना से ही पता चल जाए कि भारत यानी कि भारत एक राष्ट्र है जो उसका कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म के नियमों का पालन आसानी से कर सकते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के बाद आपको वर्ड मिलेगा लोकतंत्रात्मक, और लोकतंत्रात्मक से मैं बात करूंगा लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र क्या है? देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह हमारे देश यानी भारत में नहीं पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं वह स्वतः ही वहाँ पे कोई भी विधेयक ला सकते हैं या प्लेबिसाइट करा सकते हैं वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जो चलता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। जी हाँ, वो कैसे? हमारे यहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है उसमें
हम सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी चुन के भेजते हैं। वहीं राज्य में विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को चुनकर भेजते हैं। तो ये जो सांसद और ये जो विधायक हैं, ये हम हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो सांसद हैं हमको रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र में, और जो विधायक हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं राज्य में। सांसद संसद में और विधायक जो विधानमंडल है उसमें। ये जो शब्द है वो तो प्रस्तावना में है, लेकिन अगर मैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं, तो अब तो स्थानीय संस्थाओं में भी या स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र देखा जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका निगम और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है हमारे यहाँ कौन सा है? अप्रत्यक्ष है, जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाकर हमारी बातों को रखते हैं, चाहे वह संसद में हो, चाहे वो विधानसभा या कहना चाहिए विधानमंडल हो। तो ये था लोकतंत्र का मायने। इसके बाद अगर हम बात करें गणराज्य की, जो अगला शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वह है गणराज्य। देखिए लोकतंत्रात्मक के बाद यहाँ पे है गणराज्य। अब गणराज्य की क्या मायने हैं वह समझिएगा। जो गणराज्य है उसके मायने ये हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राजा रानी का कॉन्सेप्ट यानी कि एक वंशानुगत शासन के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें एक पद पे एक व्यक्ति हमेशा से है और उसके जो आने वाले बच्चे हैं यानी कि जो उनका आने वाला वंश है वह उस पर शासन करता चला जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में है गणराज्य। मतलब हमारे यहाँ जो भी सार्वजनिक पद है उस पर कोई भी व्यक्ति रह सकता है और जिसके लिए एक निश्चित समय सीमा है। चाहे हम अपने राष्ट्रपति की बात करें, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं और उस निश्चित अवधि के बाद फिर से चुनाव करके हम उस पद पे किसी और व्यक्ति को भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो ये जो कहना चाहिए गणराज्य का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि हमारे यहाँ पर जो वंशानुगत शासन है उसका कोई मायने नहीं है, हमारे यहाँ कोई वंशानुगत शासन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर किसी भी सार्वजनिक पद पर कोई भी व्यक्ति स्थापित हो सकता है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के लिए। तो ये गणराज्य का मतलब है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसको हम कंटिन्यू पढ़े कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहां पर शब्द लेना है आपको न्याय। हमारे यहाँ पे जो न्याय दिया जा रहा है, भारत में जो न्याय दिया जा रहा है, यह 3 चीजों को आधार करके दिया जा रहा है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। इन तीनों न्याय के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। संविधान में कहां पर इस चीज को बताया गया है कि हमारे भारत के लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए। तो जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15, इसके तहत यदि भारत का कोई भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान, इसको आधार मानते हुए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। इसके अलावा आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यदि हम देखें कि यह लोगों को, और भी ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं जिनको मैं डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए इतना सफिशिएंट है कि लोगों को सामाजिक न्याय देने की कोशिश हमारे संविधान में की गई है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कैसे? यदि आप देखेंगे कि जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात करूं मैं, तो इन नीति निर्देशक तत्व में काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिकों के साथ आर्थिक न्याय करते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39, जिसमें यह बहुत अच्छे से कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 43 में जो मजदूर या जो कहना चाहिए कर्मकार हैं, उन्हें रोजगार देने की बात की गई है। तो ऐसे काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं जो इनके साथ आर्थिक न्याय करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक न्याय की अगर मैं बात करूं, तो लोग अपनी मर्जी से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्ति को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जो भी उनको रिप्रेजेंट करता हो, उन्हें आसानी से चुन सकते हैं। और अब तो काफ़ी सारे ऐसे प्रबंध कर दिए गए हैं कि वो अपने चुने हुए व्यक्ति अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उन्हें बुलाने का काम भी कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक न्याय भी उन्हें दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में बताया गया है कि न्याय की बात की जाती है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय देने की कोशिश की गई है। अब भारतीय संविधान में जो न्याय दिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता की भी बात की गई है। अब ये स्वतंत्रता किस किस चीज में दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बहुत अच्छे से समझिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की जा रही है यहाँ पे। मतलब हर एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति और अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। और संविधान के अनुच्छेदों में कहाँ इसका प्रावधान है? तो यदि आप आर्टिकल 19 को, अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अनुच्छेद 19 में इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, जहाँ पर इंसान को बोलने का अधिकार है, बैठक करने का अधिकार है। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसके लिए आर्टिकल 25 से 28 यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो यदि आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भारत के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में एक संपूर्ण स्वतंत्रता देने की कोशिश भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। अब जो अगला यहाँ पे आता है वो है समता यानी कि समानता की बात की गई है। यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता जो प्रदान की जा रही है, इक्वलिटी जो प्रदान की जा रही है, वो प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस में भी दी जा रही है और साथ ही अवसर यानी अपॉर्चुनिटी में भी दी जा रही है। तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। इसी वजह से हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, इसे काफ़ी विस्तार पूर्वक कहा गया है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है यह काफ़ी विस्तार पूर्वक है कि उन्होंने समानता की दो बात की, लेकिन यहाँ बताया भी हुआ है कि प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समानता मतलब समता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनादर नहीं होगा। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एक बार फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आर्टिकल 15 में जो 5 क्षेत्र आपको मैंने बताए थे, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, मूल वंश हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, तो इसको लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा या
उनकी प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, ये भी प्रतिष्ठा को कायम करता है भारत में रहने वाले नागरिकों को लेकर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मानव की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अवसर की अगर मैं बात करूं तो अवसर को आप यहां पर देखेंगे आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में, जहां पर अवसर की समानता की बात की गई है। तो हर एक चीज में समानता देने की भी कोशिश जो की जा रही है उसको बताया गया है समता शब्द के द्वारा, और उसमें क्लैरिफाई भी किया गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता या इक्वलिटी। तो आशा करता हूं ये शब्द भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि तथा इसको आगे बढ़ेंगे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये शब्द बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में चुनौतियों में बताया था कि देश की एकता बनाए रखने की बात की गई है, क्योंकि देश में पहले भी कई प्रकार के विभाजन देखे जा चुके हैं। इसके अलावा जो अखंडता है, जब भारत एक बना तो उस समय जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र था वह पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं हुआ था। तो एक अखंड भारत का जो सपना था वह अभी भी हमारे लिए एक सपना ही था। तो उस जगह की मतलब जो जम्मू कश्मीर था या और ऐसे जो क्षेत्र थे उनको भी हमारे साथ शामिल रखा जाए, हम एक रहें, इस शब्द को शो करता है अखंडता, और यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसी को हम कहते हैं कि एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, इसमें जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें तारीख बहुत अच्छे से बताई गई है कि हम अपने संविधान को कब अपनाते हैं। तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कि एडॉप्ट, इनैक्ट एंड जो आत्मार्पित करते हैं मतलब कि गिव आवर सेल्स। तो ये था हमारा संविधान जिसको हमने एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर कवर किया है, इसकी विशेषता जानने की कोशिश की है। अब हम इस तरफ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, ये पहली लाइन है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की। तो यहाँ पर भी हमारे ही संविधान की प्रस्तावना की तरह हम सभी लोग, या हम कहें कि हमने जो इनके संविधान से लिया है लाइन, हम भारत के हम लोग, वह इसी लाइन से ली गई है कि संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, मतलब वहाँ पे भी जो संविधान बनाया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। वह यह लाइन इस चीज़ को प्रदर्शित करती है। इसकी दूसरी लाइन है कि अधिक अच्छा संघ बनाने, तो दूसरी लाइन है इसका कि अधिक अच्छा संघ बनाने। अब ये संघ क्या है, क्योंकि बाकी वर्ड तो जरूरी नहीं है लेकिन यहां पर संघ बहुत जरूरी हो जाता है समझना, वह समझिएगा। यहां पर संघ का मतलब है कि जो अमेरिका है उसमें जो अलग अलग, इसको शुरुआत से पढ़ते हैं उसे समझिएगा। जब अमेरिका में आज़ादी को लेकर जो क्रांति उठी थी उसमें 13 उपनिवेश अपनी इस क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे। जब इन्होंने ब्रिटेन को हराकर स्वतंत्रता पाई तब ये अलग अलग उपनिवेशों में बटे हुए थे। अलग अलग उपनिवेशों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। तो जब संविधान कहना चाहिए अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो इन सभी उपनिवेशों को मिलाकर, इन 13 उपनिवेशों को मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में लाने का
कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए जब यहाँ पे संविधान बनाया गया तो वहाँ पर एक संघ शब्द का उपयोग किया गया। यह संघ शब्द बताता है कि अमेरिका कोई एक भारत जैसा देश नहीं है जिसके अंतर्गत जो राज्य हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी उपनिवेश शामिल हुए थे ये एक एग्रीमेंट के तहत शामिल हुए थे। ये आज भी यदि चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वह राज्य तो बढ़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के अंदरूनी जो राज्य हैं वह आपस में दो भागों में बढ़ सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला था, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश से वो एक अलग देश बन जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भारत में जो संघ है उसमें हमेशा ये राज्य जुड़े हुए होंगे, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह एक एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं। तो इनका जो संघ है वह भारत से पूरी तरह से भिन्न है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें अंतर रखती है कि जो भारत में एक इकहरी नागरिकता होती है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक है और व्यक्ति उस स्टेट का भी नागरिक है जहां वह निवास करता है। तो इस तरह से हम जो अमेरिका का संघ देखते हैं वहां पर दोहरी नागरिकता चलती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरी लाइन की ओर की न्याय की स्थापना करनी। न्याय की स्थापना करनी। अब यहां पर न्याय की बात की गई है। चूंकि अमेरिका पर भी ब्रिटेन का शासन था और वहाँ के लोगों के साथ भी काफ़ी अन्याय हुआ था, तो इनके संविधान को भी जब बनाया गया होगा तो इनने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जो व्यक्ति हैं यहाँ पर उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है तो उनको भी क्या मिले, न्याय मिले। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह लाइन जोड़ी गई कि न्याय की स्थापना करने के लिए। इसके अलावा जो अगली लाइन है वह है घरेलू शांति बनाने के लिए। घरेलू शांति बनाने। अब ये घरेलू शांति बनाने की बात क्यों हो रही है वह समझिएगा। घरेलू शांति बनाने का मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया कि जो संघ है वही कई सारे स्टेट्स में डिवाइड है, कई सारे जो राज्य हैं उनमें बटा हुआ है, तो ये राज्य आपस में कभी ना एक दूसरे से लड़ें और घरेलू शांति बना के रखें, यह इस लाइन का उद्देश्य है। तो घरेलू शांति जो शब्द है उसका उद्देश्य समझिएगा कि सभी राज्य आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, यह इस लाइन का उद्देश्य है। इसके अलावा इसकी जो अन्य लाइन है वह है साझा सुरक्षा व्यवस्था बनानी। साझा सुरक्षा व्यवस्था बनानी। अब ये साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने की क्या बात है, तो साझा सुरक्षा या कॉमन डिफेंस की जो बात है वो समझिएगा। फिर वही कि जो यहाँ पे संघ की बात हुई, अमेरिका में कई सारे राज्य बटे हुए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई देश उन पर आक्रमण करता है तो क्या राज्य को सिर्फ राज्य को लड़ना पड़ेगा? किसी राज्य पर यदि हमला होता है तो क्या सिर्फ राज्य लड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पर जो केंद्र है वह उनके साथ खड़ा होगा। मतलब कि यदि कोई देश अमेरिका के किसी राज्य के ऊपर हमला करता है तो वह सिर्फ उस राज्य के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा, जबकि बल्कि पूरे अमेरिका राष्ट्र के ऊपर हमला माना जाएगा और उससे लड़ने के लिए जो अमेरिका की पूरी सेना है वह उधर पे उनसे लड़ने को तैयार रहेगी। यह बताता है साझा सुरक्षा यानी कि कॉमन डिफेंस। इसके बाद जो अगली लाइन है वह है जन कल्याण को बढ़ावा देने। जन कल्याण को बढ़ावा देने। जन कल्याण की अगर मैं बात करूं तो जन कल्याण को लेकर वही एक जो जनरल वेलफेयर की बात की जा रही है, हर एक व्यक्ति के वेलफेयर की बात करना, मतलब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना,
चाहे वह उसकी खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो उसकी आजीविका से संबंधित हो, चाहे वो उसके स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सभी को प्रदान करना इस लाइन का मतलब है कि जन कल्याण को बढ़ावा देना। इसके बाद जो इसकी अगली लाइन है कि अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए। तो यह लाइन शो करती है कि अपने और अपनी समृद्धि, अपने का मतलब क्या है, खुद के लिए, और अपनी समृद्धि का मतलब कि हमारी ग्रोथ के लिए। तो खुद के लिए और खुद की ग्रोथ के लिए स्वतंत्रता का लाभ लेने की बात इस लाइन में की गई है। मतलब कि एक तरह से यदि हम शुरुआत में ही देखें तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता को लाभ के रूप में बताया जा रहा है, एक प्रॉफिट के रूप में बताया जा रहा है, तो जो विचारधारा है कहीं ना कहीं पहले से ही पूंजीवादी विचारधारा की ओर इशारा करती है। तो अपने और अपनी समृद्धि की स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान इधर पे लिख देता हूं, संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। तो ये आपने देखा होगा जो यूएसए का संविधान है उसकी प्रस्तावना। अब एक छोटा सा विश्लेषण किया है हमने उसकी यूएसए की संविधान की प्रस्तावना का। अब हम कंपैरिजन करेंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान की प्रस्तावना है उसका। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि जो पहली लाइन थी, हम भारत के लोग, तो यह लाइन अमेरिका की जो प्रस्तावना है उसकी लाइन से ली गई है कि संयुक्त राज्य के हम सभी लोग या हम भारत के लोग। तो एक समानता देखने को मिलती है। अब ये आप याद रखिएगा कि अब आप अपने पास एक कॉपी पेन रख लीजिएगा और उसमें नोट डाउन करते जाइएगा कि दोनों की संविधान की प्रस्तावना में क्या समानता है या क्या असमानता है। मतलब यहाँ से एक तुलनात्मक विवरण चालू हो गया है। अभी तक जो मैं बना रहा था वह एक भूमिका थी। यदि आप भारत की प्रस्तावना और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना को थोड़ा भी नहीं पढ़ते तो जो भी मैं बात करता शायद वो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अब जो मैं बात करूँगा अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अब मैं यहाँ पर तुलना वापस से चालू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहली लाइन ली है कि हम जो भारत के लोग हैं या संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, जो हमारी प्रस्तावना में ये लाइन है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। पहला एक कॉमन फैक्ट आपको मिलता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे बात की गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राज्य की, जबकि इनकी प्रस्तावना में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अब यहाँ समझिएगा कि अमेरिका खुद एक सॉवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ उनकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है और उसकी क्या समानता और असमानता है हमारी प्रस्तावना से, हमें सिर्फ उसके बारे में बात करनी है। चूंकि अमेरिका खुद एक संप्रभु राष्ट्र है यानी कि एक सॉवरेन स्टेट है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है उनकी प्रस्तावना में, जबकि भारत की प्रस्तावना में ऐसा बताया गया है। फिर हमारे में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। समाजवादी यानी कि सोशलिज्म की बात की जा रही है, जबकि यूएसए की प्रस्तावना में ऐसा शब्द नहीं है और वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था व्याप्त है। यह भी आपको पता होना चाहिए, जिसके जो विचारक थे वहाँ पर एडम स्मिथ थे। वहीं पर मैं बात करूं कि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष या सेकुलर
स्टेट के बारे में बात की जा रही है, तो फिर वही बात कि यूएसए में कहीं पर भी किसी धर्म को मान्यता नहीं दी जा रही है प्रस्तावना में, और भारत ने इसे लिखित रूप से बताया है, लेकिन एक संविधान संशोधन के तहत। साथ ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की जा रही है और भारत को इसकी प्रस्तावना में, और ऐसा कहीं भी उल्लेख यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा कि भारत की ये सभी जो प्रस्तावना में ये शब्द दिए गए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सभी के सभी यहाँ पर उसके नेचर, उसकी प्रकृति को बता रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके उद्देश्यों पे ध्यान देने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया गया है न्याय, तो न्याय देखेंगे कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो न्याय दोनों जगह देखने को मिल रहा है, मतलब कि दोनों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ न्याय की स्थापना करने की बात हो रही है। वहीं भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है, मतलब न्याय को एक विस्तृत रूप में बताया गया है कि कौन कौन तरह, किस किस तरह के न्याय हमारे यहाँ लोगों को, हमारे यहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे अगला ऑब्जेक्ट, अगला जो उद्देश्य था उनका कि स्वतंत्रता। हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है और उसको भी बताया गया है कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। वहीं यहाँ पर भी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर अपने और अपनी समृद्धि में, ठीक है, यहाँ पर अपने और अपनी समृद्धि में, मतलब ग्रोथ में स्वतंत्रता की बात हो रही है। जिस तरह भारत में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना में स्वतंत्रता की बात की जा रही है, वैसा कहीं भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में नहीं बताया गया है। इसके बाद हमारे यहाँ जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें समता, इक्वलिटी की बात की गई है, जो यहाँ पर इनकी संविधान की प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, जो कि यहाँ पे संघ के रूप में बताई गई है। जो एकता और अखंडता है कि एक अच्छा संघ बनाने की बात हो रही है, तो एक अच्छा संघ बनाने की बात हो रही है। वहीं हमारे यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हो रही है, और उसे बढ़ाने के लिए बंधुता की बात हो रही है। तो काफ़ी कुछ समानता देखने को मिल सकती है इसमें। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो यूएसए यानी कि अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में तारीख का उल्लेख किया गया है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत मतलब कि एडॉप्ट, अधिनियमित मतलब कि इनेक्ट, और आत्मार्पित करते हैं मतलब कि गिव आरसेल्व्स, यह कहा गया है। जबकि अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं, तो दोनों में ही यहाँ कोई समानता देखने को नहीं मिलती है। बस यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं, और वहीं इसे लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट भी कर रहे हैं और खुद को भी आत्मार्पित कर रहे हैं। ये मैंने कंपैरिजन किया था भारत की प्रस्तावना को आधार मानकर। अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना को आधार मानकर कंपैरिजन करूंगा। इसकी पहली लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हम सभी लोग, लेकिन दूसरा है एक संघ बनाने की बात। हमारे यहाँ पे संघ बनाने की कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ बनाने की बात की जा रही है। न्याय की बात ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा घरेलू शांति की बात की जा रही है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, चूंकि इनके यहाँ जो संघ है इनमें
जो इनका जो राष्ट्र है वही कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है और ये सब एक एग्रीमेंट के तहत शामिल है। तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उस घरेलू शांति या डोमेस्टिक जो पीस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो डोमेस्टिक पीस या घरेलू शांति है, इसका कोई उल्लेख भारत की प्रस्तावना में नहीं मिलता है, क्योंकि भारत एक ऐसा संघ है जिससे कभी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। यह इससे पहले एक अपवाद था कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं था, लेकिन आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब वह पूर्णतः भारत के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि साझा सुरक्षा की बात की जा रही है। इसमें साझा सुरक्षा मतलब कि कॉमन डिफेंस, यह भी इस संघ शब्द पर यानी कि संघ शासित जो फेडरल गवर्नेंस है उस पर आधारित है, जो कि भारत में नहीं है। तो इसका भी कोई उल्लेख हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके यहाँ जो फेडरल सिस्टम है उसके तहत यहाँ पे ये साझा सुरक्षा की बात करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी जो राज्य हैं वो उनका एक ही कहना चाहिए डिफेंस या रक्षा व्यवस्था है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके बाद एक जो मतलब अंतर मिलेगा आपको कि जन कल्याण की बात यहाँ पे स्पेशली फोकस करके बताया गया है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि जो जन कल्याण के बारे में, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन उसका उल्लेख प्रस्तावना में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जन कल्याण को स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। तो ये पूरा एक कंपैरिजन था। आप जब इस टॉपिक को शुरुआत से देखना चालू करेंगे तो सबसे पहले आप भारत की जो प्रस्तावना है उसे समझिए, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना उसे समझिए और फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिए। तब ना सिर्फ आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे बल्कि किसी से भी डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। इस तरह और कई टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।